नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंज में। अब तक हमने जो क्लास देखी थी वैदिक सभ्यता पे, वो ऋग वैदिक काल का विस्तृत हमने देख लिया था। आज की जो क्लास होगी वो उत्तर वैदिक काल पे होगी, विस्तृत अध्ययन प्रीलिम्स और मेंस के आधार पे। लगभग जितने भी एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस की कैटेगरी में होते हैं उस आधार पे, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस में, और राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, और मेनली कंसीडर होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस के आधार पे। अभी ये दो उत्तर वैदिक क्लासेस पे दो क्लासेस होंगी, पहली विस्तृत वाली और दूसरी विस्तृत वाली। इसके बाद हम एक फैक्चुअल क्लास करा देंगे पूरी तरीके से, जिस पे मैं पहले पिछले वाले क्लास में चर्चा किया था कि इस पे फैक्चुअल क्लास होगी एक एक्स्ट्रा। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे वैदिक सभ्यता का, ताकि हमको कहीं अन्य और किसी रिसोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। केवल एक बुक एनसीएंट के लिए आए, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या फिर किसी बेहतर ऑथर की बुक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस बुक को या एंशियंट के किसी अन्य बुक को आप पढ़ें। आप अपने हिसाब से सर्च करके बेहतर तरीके से जो आपको सुटेबल लगे वो बुक आप पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास है उत्तर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का दूसरा चरण, जो इसके विकसित होने का चरण है, उसको हम देख लेते हैं कि कैसे सभ्यता का विकास अपने चरम पे पहुंचा और यहीं से महाजनपद काल की नींव पड़ने लगी धीरे धीरे। और सभ्यता में लोहे का प्रयोग, औजारों का प्रयोग, अन्य प्रयोगों को के आधार पे सभ्यता विकसित हुई। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो कंसीडर करते हैं 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी तक। वहीं ऋग वैदिक काल को हम लोग देखे थे 1500 से 1000 या 900 बीसी तक। का जो कालक्रम का विभाजन है वो किसके आधार पे है कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक के बीच सामाजिक परिवर्तन कैसा रहा। सामाजिक परिवर्तन कैसा रहा, राजनैतिक परिदृश्य में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ, और आर्थिक समीकरण कैसा चेंज होता चला गया। इस आधार पे हम ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक का डिवीजन करते हैं। आर्थिक समीकरण में क्या बदलाव हुआ, ठीक। तो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व, कुछ विद्वान 1100 से 600 ईसा पूर्व भी मानते हैं। भौगोलिक विस्तार क्या है इसका। ऋग वैदिक काल का हमने भौगोलिक विस्तार क्या देखा था। जो ऋग वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार था और उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, इन दोनों की तुलना कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। ऋग वैदिक में हमने क्या देखा था, सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में विस्तार हुआ था। सप्त सिंधु प्रदेश। वहीं जब उत्तर वैदिक में आएंगे तो अब देखेंगे जो सभ्यता है वो सप्त सिंधु प्रदेश के साथ 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 मुख्यतः गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में विस्तार हो जाता है इसका, ठीक है। अब गंगा यमुना दोआब में क्या विशेषता है। गंगा यमुना दोआब में गंगा और यमुना की सहायक नदियों के क्षेत्र में
तो अगर देखेंगे तो गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां प्रमुख रही हैं, जैसे कि गंगा में आप आ जाएं, गोमती, सोन, ठीक, घाघरा, को अयोध्या में सरयू कहते हैं। ठीक है, घाघरा को अयोध्या में सरयू कहते हैं। न छोटी न बड़ी, सरयू कहते हैं इसको। ठीक है। ठीक। और यहीं इसका विस्तार मेनली कहाँ था अगर देखेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ क्षेत्र, और पूर्वी अफगानिस्तान, और पश्चिम और दक्षिण का पाकिस्तान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार था। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख अगर जिलों आज के वर्तमान के आधार पर देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों जिलों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन सब के क्षेत्रों में सप्त सिंधु प्रदेश ऋग वैदिक काल के साक्ष्यों हमको मिलते हैं। बागपत में मिलते हैं कई जगह, बुलंदशहर में मिलते हैं। ठीक है। तो ये ऋग वैदिक काल का था भौगोलिक विस्तार। और उत्तर वैदिक का भौगोलिक विस्तार हमने देखा सप्त सिंधु प्रदेश के साथ, यानी कि ये वाला क्षेत्र भी होगा और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र होगा। वहीं अगर हमने गंगा का देख लिया था, यमुना का आ जाए तो चंबल, बेतवा, केन, ठीक, इस क्षेत्र में विस्तार था। अब अगर राज्य के हिसाब से बात कर लें तो सप्त सिंधु प्रदेश, उसके बाद आपका पूर्वी, पश्चिमी, साथ ही साथ मध्य का यूपी कंसीडर हो जाएगा। ठीक। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का आप आ जाएंगे पूर्वी, दक्षिणी तक कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उसमें आपका हरियाणा संपूर्ण आएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र। ठीक है।
ये आपका उत्तर वैदिक काल में विस्तार हो जाएगा। ऋग वैदिक काल का देख लिया हमने, उत्तर वैदिक काल का देख लिया नदी के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से। अब आते हैं भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार। भौगोलिक हमने देख लिया। अब कल्चरल जो इवोल्यूशन हुआ, कि सांस्कृतिक विस्तार और इसका एक्सपेंड कितना कितनी क्षेत्र में और हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़े, उन बातों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, शुरुआती पंजाब और हरियाणा शब्द सिंध प्रदेश। उत्तर वैदिक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ पूर्व की ओर प्रवाह, गंगा के मैदान में उपनिवेश तथा नए कृषि क्षेत्रों का विकास। अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो विश्व के सबसे सर्वाधिक पैदावार कृषि प्रवीण क्षेत्रों में अगर किसी क्षेत्र की तुलना होती है या उल्लेख होता है तो वो क्या है, गंगा यमुना दोआब। तो किसी भी बस्ती के लिए हमने देखा था कि क्या अवस्थाएं होनी चाहिए। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र था ये। तो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र आज भी विश्व में इसी क्षेत्र की गणना की जाती है, ठीक है, या उल्लेख किया जाता है। तो सरस्वती नदी का सूखना और लोग नई उपजाऊ घाटियों में चले गए, इससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तेज हुआ। वहीं हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जब हम पढ़ रहे थे तब हम देखे थे कि जैसे जैसे राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभ्यता का विस्तार हुआ था, तो धीरे धीरे तांबे कांसे के हल का प्रयोग, लकड़ी के हल का प्रयोग, इससे अर्थव्यवस्था और विकसित होती चली गई। ठीक है। अब मटेरियल कल्चर देख लेते हैं। सामग्री संस्कृति, लौह युग, आयरन एज की शुरुआत, हल कुदाल कृषि उपकरण, लौह औजार मौजूद हुए, कृषि का विस्तार हुआ। तो मान लेते हैं कि अगर एक खेत की जुताई करनी है तो अगर लकड़ी के हल से करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिक अधिक होंगे और श्रम भार ज़्यादा आएगा। वहीं अगर हम लोहे का हल का प्रयोग करेंगे तो श्रम बल कम प्रयोग करना पड़ेगा, कम पशुधन की आवश्यकता होगी। जो लकड़ी का हल 3 से 4 हल से जुताई करने में जितना क्षेत्र जुताई होती थी, वहीं पे अब क्या होगा, एक लोहे के हल से हम जुताई के क्षेत्र को ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा श्रम श्रम नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे क्या होगा, विकास ज़्यादा होगा, जो उत्पादन में अधिशेष होगा उसको हम बेच के एक अब अधिशेष उत्पन्न करके अपने अन्य चीज़ों के उपकरण में या फिर कह सकते हैं अपने रहन सहन के बदलाव में का प्रयोग कर सकते थे। तो वही आगे देखेंगे कैसे ये सभी चीज़ें फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, कैसे आगे चल के एक बड़े साम्राज्य या महाजनपद काल के उदय में सहयोग करता है। ठीक है। पॉटरी या सिरेमिक्स, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू संस्कृति को उत्तर वैदिक मैदानों से जोड़ा जाता है। इसके साथ गांवों का व्यवस्थित स्वरूप मिलता है। 2 प्रकार के होते हैं मेनली अगर देखेंगे तो, एनपीजीडब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू। इसके आधार पर संस्कृति का डिवीजन होता है। नॉर्थ पेंटेड ग्रेवेयर होता है और पेंटेड ग्रेवेयर होता है। ये प्राचीन होता है और ये नवीनतम होते हैं। इसका मतलब है जो उत्तर के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वहां से जो पॉटरी, जो बर्तन के सामान मिलते हैं, उसके आधार पर संस्कृतियों का डिवीजन करते हैं। इसी में फिर कलाकृतियां लाल कलर कलर का, ब्लैक कलर का, तो हो जाएगा नॉर्थ पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड में 2 कैटेगरी थी, पहले रेड और ब्लैक। ये क्या है, ये मृदभांड है। इनके आधार पे संस्कृतियों का डिवीजन किया जाता था। तो ये वही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। पेंटेड ग्रेवेयर। रथ संस्कृति, युद्ध में रथ और घोड़े का उपयोग बना रहा। घोड़े का महत्व अब बन गया, बढ़ ज्यादा हो गया। कब, उत्तर वैदिक काल में घोड़े का महत्व बढ़ गया है। शहर नहीं पर ग्रामीण खेत आधारित आबादी थी। उत्तर वैदिक काल में अभी भी शहरों की उत्पत्ति नहीं हुई है, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। ठीक है। राजनैतिक ढांचा, पॉलिटिकल एंड स्टेट फॉर्मेशन। तो कैसे अब एक तरीके से देखेंगे कि पॉलिटिकल ढांचे में कैसे एक राज्य की उत्पत्ति होती है, और फिर हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गणतंत्र, जनतंत्र, इस तरीके के ढांचाएं मिलती जाती हैं। जो ऋग वैदिक काल में हमने जनमत संग्रह पढ़ा था, वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, वो एक सोची समझी समाज के द्वारा ही
फैसले लेने के लिए एक व्यक्ति को सारा गांव मिलके नियुक्त कर देता था कि हाँ भाई, तुम समाज में समाज के संचालन के लिए सही व्यक्ति हो और समाज को संचालित करो, नियम कानून बना के चलाओ। उसमें दो प्रमुख संस्थाएं थी, सभा और समिति। वहीं उत्तर वैदिक काल में देखेंगे परिवर्तन क्या हुआ, जन, राजा, राज्य। जो छोटा जन जनपद था अब वो राज्य में चेंज हो गया। तो जन का जो राजा था अब राजा के हिसाब से ही क्या हो गया, राज्य हो गया। प्रारंभिक जन ट्राइब या किनशिप ग्रुप थे, फिर विश्व और ग्राम, धीरे धीरे कुछ जन शक्तिशाली राजाओं के अधीन आकर क्षेत्रीय राज या राज्य बन गए। राज्य का आरंभ अधिक केंद्रीकृत शक्ति, कर, ट्रिब्यूट, युद्ध संगठन और शासकीय कुलीनता बनी को समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये विष था। ग्राम, जन, राज्य, ये सारे फॉर्मेशन थे उस समय। अब इसी में से कोई एक ये छोटा सा जो समूह है, ये समूह इस गांव में मान लेते हैं कि ज्यादा पैदावार हुई होगी। तो कैसे राज्य का उदय होता है ये समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई छोटा सा ग्राम है, ग्राम ए और ग्राम बी। इस गांव में, ए गांव में पैदावार ज्यादा हो गई, अधिशेष हुआ। यहाँ का जो मुखिया था वो मजबूत होगा। यहीं इसके वर्ष अगर मान लेते हैं बी गांव में पैदावार ज़्यादा नहीं हुई, अधिशेष ज़्यादा नहीं हुआ, तो गांव का मुखिया क्या होगा, कमजोर ही रह जाएगा। ऐसा हम मान सकते हैं कि कुछ गांव का मुखिया मजबूत, ए गांव का मुखिया जो है वो इतना मजबूत हो गया कि वो बी गांव पे आक्रमण कर सकता है या कर दिया। तो क्या करेगा, अब ए गांव जो है बी गांव को अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लेगा। तो ए और बी, अब इनका पूरा क्षेत्र ये हो गया। यही मानते हैं ए और बी। अब एक और सी गांव है जो इसकी तरह रहा होगा, या मान लेते हैं इसी तरह इसको भी इसने कब्जा किया होगा। अब सी गांव भी इनके क्षेत्र में आ गया। इसी तरह धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया होगा डी तक। डी को भी इसने अधिग्रहित किया होगा, फिर इसको, पहले इसको, फिर इसको। अब इस क्रम में ये उस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है कि ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब ए गांव जो है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक हो गया उस, लगभग उस जितने भी कबीलाई समूह थे उनमें। तो ये अपनी सत्ता बनाने के लिए क्या करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष हो गया। पहले जनता चुनती थी, अब ये इतना पावरफुल हो गया कि ये व्यक्ति विशेष हो गया। तो ये अपनी सत्ता बनाने के लिए धार्मिक कर्मकांडों का उपयोग करने लगा। तो अपने क्षेत्र में जो मान लेते हैं पुरोहित रहा होगा, उसका प्रयोग किया होगा अपने आप को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने में। ठीक। अब कोई इतना ताकतवर है तो अपने भी किसी भी प्रकार के संपत्ति को क्या कर देगा, वंशानुगत कर देगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं सबसे चला पैट्रियार्की में देखा गया है, तो वंशानुगत का मतलब होगा कि जो एक संपत्ति का हस्तांतरण है पिता से पुत्र में, फिर उसके पुत्र से उसके पुत्र में चलता चला जाए। राजतंत्र के स्वरूप, राजा रक्षा युद्ध में सेनानायक, यज्ञ आयोजन में के प्रमुख होते थे राजा। सभा और समिति परामर्श संस्था बनी नहीं, किंतु शक्ति का केंद्रीकरण हो गया। सभा और समिति हैं अभी भी परामर्श संस्थाएं बनी रही, लेकिन अब ये इतनी मजबूत नहीं रही कि राजा को परामर्श देके फैसले बदलवा सके। अब राजा ही ज्यादा शक्तिशाली होने लगा। राज्य की वैधानिकता, राजा को धर्म एवं यज्ञ
संपन्नता से प्रतिष्ठा मिली और ब्राह्मणों के समर्थन से अधिकारता मिली। वही जो पुरोहित था, पुरोहित के माध्यम से अपने आप को उस क्षेत्र में फैलवाया होगा या अपने खिलाफ क्या किया होगा, एक जनमानस को तैयार किया होगा कि भाई ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये ईश्वर के अवतार हैं, ये नॉन बायोलॉजिकल हैं, और ये कैसे हैं कि इनको चुना नहीं, इनको भगवान ने उतार के भेजा, अवतरित करके भेजा कि हम लोगों पे शासन करें और हमारे हमारे लिए क्या करें, राज्य का संचालन करें। युद्ध, वर्चस्व और क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो जब ए गांव, हमने देखा कि कैसे समीकरण बदला, ए गांव, बी गांव, सी गांव, डी गांव। तो ए गांव इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने बी सी डी को अधिग्रहित कर लिया। तो इससे एक बड़े राज्य का कॉन्सेप्ट आ गया। यही जो आज जो ए गांव है, बाद में महाजनपद बनेगा। फिर यही ए गांव की तरह और भी बी सी डी गांव होंगे, मान लेते हैं महाजनपद होंगे। वो महाजनपद मिला के एक बड़े महासाम्राज्य की उदय करते हैं, जिसमें फिर आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य, नंद साम्राज्य, ठीक है, तुंग साम्राज्य, फिर गुप्ता डायनेस्टी। ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जाति और क्षेत्रीय संघर्ष, संसाधन और नियंत्रण हेतु युद्ध होने लगे। राजा के लिए धन, आय का स्रोत, भूमि, पशुधन और करदान। पशु के रूप में गाय, भूमि के दान के रूप में बलि शब्द का प्रयोग मिलता है। गाय को अधन्या कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक संरचना, जो छोटे छोटे राजतंत्र बाद में महाजनपदों की ओर संक्रमण में, उत्तर वैदिक के बाद क्या होते हैं, महाजनपद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, आर्थिक, कृषि और पशुपालन। तो धीरे धीरे जब सप्त सिंधु प्रदेश से गंगा यमुना दोआब में बढ़े, जो आज भी विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में गणना की जाती है, तो उस समय भी, उस समय तो नवीन जल एकदम नवीन थी। आज तो धीरे धीरे पुरानी हो गई, कई परत हो गए, लेकिन उस कालखंड में एकदम नवीन रही होगी जलोढ़, तो ज़्यादा पैदावार होती होगी। तो कृषि का प्रसार, जौ, गेहूं, बाजरा जैसी फसलें, सिंचाई की सीमित विधियां थी, लेकिन क्या था, उर्वरता ज़्यादा थी, तो पैदावार भी ज़्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है, और अधिशेष भी ज़्यादा होगा, तो इस क्षेत्र का प्रबल दावेदार हो जाएगा इसका साम्राज्य विस्तार के लिए। पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़ प्रमुख। गौ को धन मनसा माना जाता है। धन मनसा का मतलब होता है कि धन अर्जित करने का, एक अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, जैसे आज बड़ी बड़ी गाड़ियां हम सजा के रखते हैं, उस समय अमीर दिखाने के लिए या सबसे अधिक संपन्न बताने के लिए जितनी जिसके पास गाय होती थी, वो परिवार या वो कुल उतना बड़ा होता था, वो गांव उतना ही संपन्न माना जाता था। औजार और तकनीकी भी, लौ उपकरण, हल, बाल्टी, कुदाल आदि, खेती की उत्पादकता बढ़ी। अब सिंचाई के सीमित साधन है, लेकिन जहाँ हमको पानी मिलेगा वहाँ हम बाल्टी से, मान लेते हैं, ढो के ले आ सकते हैं। अरघट जैसे शब्द देखेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो अरघट जैसे उपकरणों का प्रयोग होता है। ये वो उपकरण थे जो बैल के माध्यम से या मनुष्य के द्वारा गोल करके चलाए जाते थे, जिससे नहर से या तालाब से पानी निकालकर सीधे खेतों में सिंचाई की जाती थी। स्थूल सूत्रों एवं ज्यामिति, यज्ञ, घर बनाने की तकनीक, मानक और गणित और ज्यामिति की उपयोगिता बढ़ने लगी। इसी कालखंड में हम देखेंगे कि धीरे धीरे गणित का, कुछ लोगों का मानना है कि वैदिक काल में ही कई गणितीय सूत्रों का प्रतिपादन हमको मिल गया था, ठीक है। व्यापार और विनिमय, बाह्य व्यापार सीमित पर आंतरिक विनिमय और उपहार दान महत्वपूर्ण हो गए। अब जो एक गांव मजबूत हो जाएगा, जिसके पास अधिशेष होगा, वो क्या करेगा, पहले तो व्यापार करना शुरू करेगा, अधिशेष के माध्यम से दूसरे गांव से, तीसरे गांव से गाय को लेके आएगा, अपने आप को संपन्न बनाएगा। और जो उस, मान लेते हैं, उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में गेहूं का ज़्यादा पैदावार हुआ, उस क्षेत्र में जौ का, हम धान का पैदावार नहीं कर पाए हैं, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में धान का पैदावार ज़्यादा हुआ हो। तो गंगा का जो प्रमुख क्षेत्र है, मान लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से गेहूं का हमने विनिमय कर लिया, किसके साथ, धान, ज्वार और बाजरे के साथ, राजस्थान जैसे एरिया से। सामान, धातु, घोड़े, आभूषण और बर्तन। वहीं हम आभूषण और बर्तन किससे वस्तु विनिमय कर लेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से। घोड़े अफगानिस्तान और मेनली ईरान उरान के क्षेत्रों में प्रमुख थे, उन उन क्षेत्रों से हम घोड़े ओड़े को निर्यात कर लेंगे, ठीक है, सॉरी, आयात कर लेंगे। उत्पादन और श्रेणीकरण, शिल्पकार, धातुकर्मा, कुशल लोहार जिनको कहते थे, कुम्हार, बुनकर, पाटरी, रोजगार आधारित व्यावसायिक वर्ग बनते दिखते हैं।
देखेंगे कि इन सबका कैसे जन्म के आधार पर जातिकरण होता है उत्तर वैदिक काल में ही, इसी काल में। जन्म के आधार पर जातिकरण, ठीक। सामाजिक संरचना, सोसाइटी, वर्ण, जाति और जेंडर। वर्ण और जाति देख लेते हैं। जेंडर में हम देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसे थी उस कालखंड में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का कड़क होना प्रारंभ होता है। कड़क होने का मतलब होता है मजबूतीकरण, वही जन्म के आधार पर जातिकरण हुई को ही हम कड़क कह सकते हैं, कि मतलब और मजबूत होता चला गया। पुराणिक वर्ण व्यवस्था के बीज मिलते हैं, वही ये पुरुष सूक्त में जो हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमने देखा था कि कैसे इसको जन्म के आधार पर अब जाति का बंटवारा कर दिया गया। माना गया कि एक महान पुरुष था जिसके मुख से, उसको ब्रह्मा की भी संज्ञा दी जाती है, जिसके मुख से क्या निकले, ब्राह्मण। जिसके भुजाओं से क्षत्रिय, जिसके जंघे से क्या निकले, वैश्य, और नाखून या पैर से शूद्र निकले। यही हो गया हमारा क्या, जन्म के आधार पर जातिकरण। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल में विचार मिलता है, किंतु उत्तर वैदिक काल में यह अधिक व्यवस्थित हुआ। ब्राह्मणों का यज्ञ शक्ति के कारण उच्च स्थान हो गया, कि हम मुख से निकले हैं, हम उच्च हैं, तो हम यज्ञ के लिए हैं, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है कि हम अब जन्म के आधार पे हम अगर यज्ञ करा रहे हैं, या हम पुजारी हैं, तो हम जन्म के आधार पे रहेंगे। हम क्षत्रिय हैं या हम लड़ाका हैं, तो हम जन्म के आधार पे लड़ाका रहेंगे। वहीं हम कारोबारी हैं, जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आज के अगर देखें तो बनिया, वैसे में अगर बनियों को देख लिया जाए, मेनली यहाँ मैं जातिगत टिप्पणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूँ। तो ये जन्म के आधार पे वो क्या करेंगे, अब बनिए का काम करेंगे। वहीं जो शूद्र है, जैसे कि मल मूत्र साफ करना, खेती के श्रमिक के रूप में काम करना, तो ये कौन करेगा, शूद्र करेगा। ये जन्म के आधार पर डिवीजन हो गया। यानी कि अगर मैं किसी शूद्र के यहाँ पैदा हो गया तथाकथित रूप से, तो मैं शूद्र हो गया। तथाकथित रूप से मैं अगर किसी बनिए के यहाँ पैदा हो गया, तो मैं बनिया हो गया जन्म से। और तथाकथित रूप से मैं किसी क्षत्रिय के यहाँ पैदा हो गया, तो मैं क्षत्रिय हो गया। और तथाकथित रूप से मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया, तो मैं क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। और मैं ये कर्म से क्या करूंगा, यज्ञ कराऊंगा, पुजारी हो जाऊंगा। वेदों पे मेरा अधिकार होगा, ठीक, शिक्षा पे मेरा अधिकार होगा, मैं जनेऊ धारण कर सकता हूँ। ये सब कर्मकांड जो है, ये जन्म के आधार पर देखने को हमको मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। जाति, पेशे एवं जन्म पर आधारित स्थानीय समूहों का उदय, समय के साथ जाति विभाजन और संपत्ति पर अधिकार आधारित भेदभाव विकसित होते चले गए। वही हम जैसे जो हम देख चुके हैं। समाज में सामाजिक असमानताएं, दासता, दास प्रथा, ब्राह्मणी शक्ति और राजकीय शक्ति एवं शील, संपत्ति व ज्ञान पर अधिकार। एक महिलाओं की स्थिति, यानी कि महिला की स्थिति क्या थी उस कालखंड में, तो देखेंगे कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक में गिरावट का झुकाव मिलता है। ऋग वैदिक काल में हमको बहुत सी विदुषी मिलती हैं, जैसे लोपा, मुद्रा, ये सब हमको मिल जाती हैं ऋग वैदिक काल में। प्रमुख विद्वतियां जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, ग्रंथों की रचना की, कई बुकों की रचना की, सभा और समिति में प्रमुख स्थान महिलाओं की थी। महिला भागीदार थी बराबर, ठीक। फैसले में जनमत संग्रह के रूप में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ और बहुत मजबूत थी ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरती चली गई, क्योंकि समाज का परिवर्तन अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में किस तरफ चला गया। जनमत जनमत से धीरे धीरे समाज पितृ सत्तात्मकता
शिफ्ट हो गया था, यानी कि अब संपत्ति पर पुरुष वर्ग का अधिकार होगा, इसलिए महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे क्या होगी, कमजोर होती चली गई। विवाह उत्तराधिकार आदि नियम सख्त हुए, पितृ सत्तात्मकता ढांचा मजबूत हुआ, यही बात है। फिर भी कुछ महिलाएं, ऋषिकाएं और उपनिषदों में स्त्री विचार मिलते हैं, कम लेकिन मौजूद हैं। उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसी महिलाओं के नाम मिलेंगे, मैं आगे बता दूंगा, यहाँ उल्लेख मैंने नहीं किया है, कि कुछ ऐसी प्रमुख महिलाएं रही, वो तो हर समय कालखंड में रहती हैं। छुटपुट जिनको कहते हैं, अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहें तो लाखों करोड़ों की संख्या में पुरुष हैं, लेकिन वहीं एक दो महिला विदुषी या विद्वान मिल जाती हैं। ठीक है। सामाजिक संस्थाएं, गृह, खानदान, कुल जैसे, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि संपत्ति व पुश्तैनी अधिकारों की भूमिका, यानी कि संपत्ति का क्या हो गया, वंशानुकरण हो गया। यही सारे क्या है, ऋग वैदिक को उत्तर वैदिक से डिफरेंट करते हैं, कि ऋग वैदिक में इन सब का वंशानुगत महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अगर मेंस में आता है कि उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक के बीच आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए समाज, धर्म और राजनीति के आधार पे और आर्थिकी के आधार पे, तो आपको एकदम बेहतर तरीके से लिख देना है कि धर्म के आधार पे कैसा था, एक तरफ उत्तर वैदिक एक तरफ ऋग वैदिक। वहीं राजनीति के आधार पे क्या था, वंशानुगत हो गया, समाज में राजा जैसे शब्द का उल्लेख मिलने लगा या राजा होने लगा। वहीं ऋग वैदिक काल में क्या था, राजा नहीं था, वंशानुगत अधिकार नहीं था किसी भी प्रकार का, महिलाओं की बेहतर स्थिति थी, धर्म था, लेकिन धर्म कैसा था, प्राकृतिक था। उत्तर वैदिक काल में धर्म क्या हो गया, ईश्वरीय हो गया, कर्मकांडी हो गया। ये सारे प्रमुख चेंजेस होते हैं। संपत्ति का क्या हो गया, वंशानुकरण, वंशानुकरण। दान और शील, समाज में दान और यज्ञ दान से प्रतिष्ठा मिलती थी, राजा राजकुमार इसी से वैभव दिखाते थे। अब जो भी प्रमुख था समाज में, जिनके पास पैसा अधिक था या समाज में संपन्न वर्ग था, वो यज्ञ के माध्यम से अपने आप को और उच्च स्थान दिलाता चला गया। किसमें, उत्तर वैदिक काल में समाज में। स्त्रियों की स्थिति का तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो ऋग वैदिक काल में क्या था, स्थिति उच्च थी, विवरण के आधार पर वेद पाठ, यज्ञ, भागीदारी, स्वतंत्र विवाह अधिकार था, यानी कि आप प्रेम विवाह कर सकते थे। घबराइए नहीं, ये हमारा ही समाज है, हमारा समाज पहले उच्च था, अब हम डिक्लाइन कर गए हैं। प्रेम विवाह या अपना वर चुनने का अधिकार था, किसी भी समाज, जाति, ठीक है, वर्ण, कुल, तो किसी भी जाति समाज वर्ण कुल में जाके अपने आप अपने पति या अपने वर को चुनने का महिलाओं को अधिकार था, किसमें, ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देख लेते हैं, निम्न हो गया, मतलब गिरता चला गया। बाल विवाह जैसी प्रमुख आ गया यहाँ इस कालखंड में, बाल विवाह और दासता का हमको उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है, ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहाँ बाल विवाह, दास प्रथा का उल्लेख मिल जाता है। शिक्षा निषेध, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। पर्दा प्रथा का आरंभ होता, केवल कुछ विशिष्ट महिलाएं जैसे गार्गी और मैत्रेय को सम्मान मिल जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में प्रमुख महिलाएं जो हो जाती हैं जैसे गार्गी और मैत्रेय, मैत्रेयी, ठीक। धार्मिक आध्यात्मिक परिवर्तन, रिलीजन एंड थॉट्स, क्या क्या धार्मिक परिवर्तन हुए, क्या क्या रिलीजियस थॉट चेंज हुए ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक में। तो धार्मिक तुलना अध्ययन एक तरफ देख लेते हैं, उत्तर वैदिक और एक तरफ ऋग वैदिक। ऋग वैदिक काल में धार्मिक क्या था, कर्मकांड नहीं था, प्राकृतिक पूजा था। इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु जैसे देवताओं को क्या मानते थे, प्राकृतिक देवता। इनसे राजा को शक्ति मिलती थी या समाज को ये शक्ति मिलती थी कि समाज का संचालन किया जाएगा।
अगर किसी बाहरी समाज से युद्ध करना है तो हम इंद्र को आवाहित करते थे। इंद्र को प्राकृतिक रूप से ये कहते थे कि हे इंद्र, हम अब युद्ध करने जा रहे हैं, हमको शक्ति प्रदान करो। तो इनको एक तरीके से शक्ति का उपासक या प्राकृतिक रूप से शक्ति का उपासक मानते थे। लेकिन अब क्या कर, वहीं उत्तर वैदिक काल में हम जब पूजा पाठ करने लगे तो राजा ये मानने लगा इंद्र का हमारे में वास हो गया। मैं जो है इंद्र का एक दूत हूँ। मैं इंद्र के स्थान पे मैं लड़ाई करूंगा, मैं समाज का संचालन करूंगा। मैं अगर इंद्र को चाहूं, मेरे उसमें किस इसमें सहयोग कौन करता था? पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। किसका? जो राजा था उसका। किस तरीके से कि कर्म कांडों के माध्यम से राजा अपने आप को अब ईश्वरीय सत्ता या फिर अवतारवाद के कॉन्सेप्ट में लाने लगा। ये प्रमुख धार्मिक क्या थे? धार्मिक तुलनात्मक अध्ययन और या धार्मिक परिवर्तन हुए ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण वर्ग का उदय हो जाता, यानी कि यज्ञ केंद्रित धर्म का विस्तार। यज्ञ विधियां जटिल हुई, यज्ञ घर, सत महायज्ञ जैसे से आपसी संबंध बनने लगे। यानी कि ब्राह्मण जो है अब यज्ञ करवाने का प्रमुख हो गया। सभी धार्मिक कर्म कांडों पे या धार्मिक कर्म कांडों के संचालन में किसका हाथ हो गया या प्रमुख कौन हो गया? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ही ये सब जन्म के आधार पे होने लगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यज्ञ अब केवल सामुदायिक नहीं, अधिक नियमबद्ध और ब्राह्मण नियंत्रित हो गया। जन्म से तो है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जन्म से जिस खानदान या जिस कुल में पैदा हुआ है, जिस वर्ण या जिस जात में पैदा हुआ, वो उसी जात या धर्म का हो जाएगा और उसका उसी के व्यवसाय, एक तरीके से कह सकते हैं व्यवसाय पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। पूजा पाठ करवाने को, कर्मकांडों को संचालित करवाने पे। उपनिषदों का उदय, दार्शनिक मोड़ आता है। ये चेंज सबसे बड़ा चेंज हुआ किसमें? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में। कि ऋग वैदिक में दार्शनिक थॉट्स नहीं आते आए, बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं देखने को मिले। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में हमको क्या देखने को मिलता है कि दार्शनिक थॉट थिंकर्स आने शुरू हो गए कि क्यों, कब, कैसे, किस प्रकार से। ठीक है, इन सब विचारों का क्या हुआ? हमको उल्लेख मिलने लगता है उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि बृहदारण्यक, छांदोग्य जैसे उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसी विचारधाराएं विकसित हुई। यह धार्मिक श्रेणी में एक बड़ा परिवर्तन था। धर्म अब केवल कर्मकांड नहीं रह गया, दर्शनात्मक चिंतन की शुरुआत हो गई है। देखेंगे कि योग, ठीक है, ज्यामितीय, सांख्य, इन सब दर्शनों का धीरे धीरे हमको उल्लेख होना शुरू मिल जाता है। वहीं देखेंगे तो आगे चल के दैत्यवाद, अदैत्यवाद, पुष्टि मार्ग, शुद्धादैत्यवाद, ठीक है, या विशिष्टादैत्यवाद जैसे विचारों का नींव पड़ती है यहीं से धीरे धीरे। ठीक है, ब्राह्मण शक्ति, ब्राह्मणों ने यज्ञ ज्ञान के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक शासन में बढ़ती भूमिका ली। धर्मसूत्र या संहिता के माध्यम से सामाजिक नियम नियमावलियां लिखनी शुरू कर दी। ये बाद के समय में स्मृति साहित्य से जड़ बन गए, स्मृति साहित्य की जड़ बन गए। यानी कि जो आज का सामाजिक संरचना है या आज का जो धार्मिक संरचना है या फिर राजनीतिक संरचना है भारत में, कहीं ना कहीं ये जड़ें ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जो लिखी गई ब्राह्मण संहिताएं या वेद, उन सबसे मिलती जुलती हैं। ठीक, कानून और सामाजिक व्यवस्था, धर्म, स्मृति और धर्मशास्त्र। धर्मसूत्रों का आरंभ, समाज व्यवस्था, विवाह, अपराध, दंड, उत्तराधिकार आदि विषयों का लेखन हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध आदि से प्रारंभिक रूप से, सॉरी, गौतम और बौधायन, गौतम और बौधायन, इन्हीं सब जैसे गौतम, कपिल मुनि, पतंजलि बाद में आएंगे, अभी नहीं। तो ये इन सब ने दर्शनों का क्या किया? लेखन किया, दर्शनों को समझाया। यह काल पौरुष आधारित नियमों को लिखित रूप से देने का आरंभिक चरण था। सामाजिक अनुशासन व नियमन अधिक व्यवस्थित हुए। जाति आधारित नियमों की स्थापना का श्रेय उत्तर वैदिक या आदिकालीन धर्मसूत्रों को दिया जाता है, जैसे मनुस्मृति। आदिकालीन धर्म, जाति का जो सबसे बड़ा
लिख लेते हैं, जात की प्रामाणिकता। किससे मिलती है भारतीय साहित्यों में? तो मनुस्मृति से। ठीक। अब है साहित्यिक और सांस्कृतिक पहलू। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का परिणाम। विस्तृत तालिकाएं हैं, कैसे एग्जाम फ्रेंडली टेबल्स हैं ये सब, कि किस प्रकार की महिलाओं का स्थान, एक नॉर्मली तुलना हो जाएगी। राजनीतिक प्रशासनिक तत्व सब एग्जाम के इधर हिसाब से हैं। अर्थव्यवस्था में इस काल में लिखे या विकसित हुए प्रमुख ग्रंथ साहित्यिक प्रकार कौन कौन से थे? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख ग्रंथ सूची और उत्तर वैदिक काल का निष्कर्ष। ये यहाँ से पॉइंट नंबर 7, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पहलू। क्लास हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, टाइम भी हो चुका है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अब तक सारा आप रिवीजन करके आइएगा। ठीक। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।